हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। सभी अच्छे से बहुत तैयारी करते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, कुछ टाइम ही बचा है, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लें। खैर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आपको पता है कि हार तो एक सबक है। हार तो एक सबक है जो आपको बेहतर बनाने का मौका देगी। देखिए दोस्तों, हम एग्ज़ामों में फ़ेल हो जाते हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसके लिहाज से वहाँ पर अपनी हिम्मत तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है तो सिर्फ़ इस बात से है कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते बढ़ते ही अपनी मंज़िल हम पा सकते हैं। आगे बढ़ो, बस आगे ही बढ़ो, हिम्मत रखो और एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे, बशर्ते आप मेहनत करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। तो आज आपके लिए ऐसे ही वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत ने किस वर्ष यूनेस्को की रामसर साइट में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? भारत ने किस वर्ष यूनेस्को की रामसर साइट में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? 1972 में किए थे, 1984 में, 1974 में या 1975 में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, भारत ने जो किए, तो भारत की पहली रामसर साइट जो थी वो थी चिल्का झील थी। चिल्का झील पहली थी, जो कि उड़ीसा में स्थित है और यह एक लैगून, मतलब खारे पानी की यह झील हो जाती है। जबकि हम बात करें भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, तो 1984 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है? राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में या मराठी में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, राष्ट्रगान जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन जो है, हमारा जनगण मन जो है वो लिखा किसने है? वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है तो किस भाषा में होगा? तो यह लिखा किसमें गया था? यह बंगाली भाषा में लिखा गया था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक देश का और भी राष्ट्रगान लिखा है, जो कि 1905 में जब भारत में बंगाल का विभाजन हो गया, तब इन्होंने एक लिखा था कि आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार जो बांग्ला था, आमार सोनार बांग्ला, वो इन्होंने लिखा था 1905 में। दुख में थे तब इन्होंने ये लिखा था। और ये किसका राष्ट्रगान बना? यह बना बांग्लादेश का। यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बांग्लादेश ने इसे 1972 में इसे अपना लिया था। जबकि हमसे पूछा सकता है कि राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। जबकि अपना सही आंसर इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर इसमें नहीं है। खैर, इसमें आप कर लीजिए कि इसमें सही आंसर जो है हमारा वो बंगाली भाषा है। इसका सही आंसर क्या है? बंगाली भाषा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस नेशनल पार्क ने बोमा तकनीक का प्रयोग किया है? देखिए, भारत के किस नेशनल पार्क ने बोमा तकनीक का प्रयोग किया है? ये पहला ऐसा पार्क है जिसने इस तकनीक का प्रयोग किया है। बोमा तकनीक कहाँ की है? ये हमारी साउथ अफ्रीका की है बोमा तकनीक साउथ अफ्रीका की है। किसने यूज किया है? देखिए, सबसे पहले हम जाने कि किसने यूज किया है। मैं आपको बता दूं, जो यह यूज करने वाला है वो राजस्थान का है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि अब इनमें से राजस्थान का कौन सा है। माउंट हैरियट जो है वो मणिपुर में स्थित है। माउंट हैरियट और मणिपुर भी इसी को कहा जाता है। जबकि केवलादेव है, जिम नेशनल पार्क है, कुन्नू नेशनल पार्क आपको पता है मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे अभी नामीबिया से लाए गए 8 चीते यहीं पे छोड़े गए। जिम कॉर्बेट जो है हमारा वो उत्तराखंड में है। जबकि केवलादेव नेशनल पार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चार धाम परियोजना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। चार धाम परियोजना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जस्टिस यू ललित को, जस्टिस ए सीकरी को, जस्टिस वाई चंद्रचूड़ को या जस्टिस उर्जित पटेल को। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा होता है जस्टिस ए सीकरी। इन्हें चार धाम परियोजना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जबकि हम बात करें डी वाई चंद्रचूड़ को तो है अब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। किस नंबर के होंगे ये, 50वें नंबर के होंगे। जबकि उर्जित पटेल की बात करें यह पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। जबकि ये जस्टिस नहीं है, सिर्फ ये गवर्नर हैं। ये जस्टिस नहीं है, ये गवर्नर हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है ओवरड्राफ्ट इनकी एक पुस्तक है जो हमेशा अधिकतर पूछी जाती है। जबकि हम बात करें यू ललित की तो ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिसने परसों ही अपना कार्यकाल पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक रिंग को पहली बार कब सार्वजनिक किया गया था। ओलंपिक रिंग को पहली बार कब सार्वजनिक किया गया। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए ओलंपिक रिंग को पहली बार सार्वजनिक किया गया। कब किया गया, 1913 को किया गया। 1913 को किया गया, मतलब कि 1913 में किया गया था। इस बार ओलंपिक हुए कहाँ थे, यही पूछा जाएगा कि ओलंपिक जो थे वो कहाँ पर हुए थे इस बार में। तो वो हुए थे बर्मिंघम में। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ जी, तो हुआ कहाँ था, ये हुए थे हमारे बर्मिंघम में यह आयोजित किए गए थे, जो कि कहाँ पर है, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। जबकि हम बर्मिंघम में नहीं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है। बर्मिंघम में नहीं हुए थे, ये ओलंपिक नहीं, ये टोक्यो नहीं, ये क्या है, ये जो राष्ट्रमंडल खेल होते वो बर्मिंघम में हुए थे। तो इससे ये गलत हो जाएगा, ये ना करें। मैं आपको सही आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। सही आंसर क्या है, देखिए ओलंपिक जो थे इस बार के जो ओलंपिक थे वो हुए थे टोक्यो में, जो कि जापान का एक शहर है। जापान की ये राजधानी हो जाती है। जबकि हम बात करें अगर पैरालंपिक की तो वो भी यहीं पर हुए थे, पैरालंपिक भी यहीं पर हुए थे। जबकि हम बात करें अगर शीतकालीन ओलंपिक खेल की, विंटर ओलंपिक गेम WOG विंटर ओलंपिक गेम के जो हुए थे वो कहाँ हुए थे, वो हुए थे चाइना में। जबकि इसके अगली बार वाले कहाँ होंगे, वो हो जाएंगे इटली में। जबकि इस चाइना में जो विंटर खेल हुए थे इसमें भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। भारत ने जीरो पदक जीता। यहाँ पे भारत की तरफ से कौन गए थे, वो थे मोहम्मद आरिफ अली जो थे भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे जो कि स्कीइंग से संबंधित हो जाते हैं, कोई भी पदक नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छनक कम नृत्य कहाँ पर किया जाता है। छनक कम नृत्य कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। छनक कम नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है। और इसका आंसर बताने की कोशिश करें कि छनक कम नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर हमारा होगा हिमाचल प्रदेश में छनक कम नृत्य जो है वो किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। जबकि यहाँ पे और भी हैं जैसे कि डांगी थोड़ा माटी यहीं पर किए जाते हैं। जबकि हम बात करें अगर महाराष्ट्र में तो यहाँ पे लावड़ी है, तमाशा ये सब। और यहाँ पे ये किया जाता है बरूढ़ा किया जाता है, यहीं पर होता है। जबकि हम बात करें अगर मध्य प्रदेश में तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ का जो राजकीय है वो है माच या माचू, इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि भारत की खोज पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। भारत की खोज मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया
किसने लिखी है। देखिए एग्जामिनर जो है वो उलझाने की कोशिश करेगा कि भारत की खोज किसने लिखी है, और बच्चा लगाकर क्या आएगा, वास्को ड गामा। तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा कि वास्को ड गामा, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। जबकि इसकी लिखी किसने थी, जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक लिखी थी। वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी, भारत की खोज की थी, भारत की खोज, इन्होंने भारत को खोजा था। कब खोजा था वास्को ड गामा ने, तो ये खोजा था 1498 में, 1498 में। जबकि हम बात करें कोलंबस की, तो उन्होंने किया 1492 में यूएसए को खोजा, यूएसए को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका में देखिए गांधी जी रहे थे, वहाँ से कब आए थे तो 9 जनवरी को ही आए थे, 9 जनवरी को आए थे। इसलिए भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को आ गए थे, 9 जनवरी 1915 में आ गए थे, 1915 में ये भारत आ गए थे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर होता है इंडियन ओपिनियन। जबकि पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली थी, तो इन्होंने ली थी डेविड थोरो की पुस्तक है, डेविड थोरो की पुस्तक थी जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस, जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस। इससे इन्होंने प्रेरणा ली थी सत्याग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था। आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या है, एतिहाद है, एतमाद है, कुर्बानी है, या ये सभी हैं। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का थोड़ा सा हम पास्ट में चले जाते हैं। देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले किसने किया था, ये किया था कप्तान मोहन सिंह, ये इसके कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह जो थे। उसके बाद 1943 को यह सुभाष चंद्र एस.सी. बोस के हाथों में आ गई, एस.सी. बोस के हाथों में आ गई थी। जबकि यहीं पर इन्होंने इस नारा था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य जो था वो ये सभी थे कि एतिहाद, एतमाद, कुर्बानी, ये सब इसके वाक्य थे, जब आदर्श वाक्य थे। इनका उर्दू अरबी अनुवाद है। जबकि इसका सही आंसर क्या होगा, अगर हिंदी में पूछा जाए तो एकता है, विश्वास है, एकता, विश्वास और बलिदान, एकता, विश्वास और बलिदान इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेडल, फेरल और ध्रुवीय कोशिका क्या है। हेडल, फेरल और ध्रुवीय कोशिका क्या हो जाता है, जल है, द्वीप है, पवन है, या पहाड़ है। तो देखिए नया क्वेश्चन है ये, लेकिन एसएससी के लिए नया नहीं है। तो हेडल, फेरल और ध्रुवीय कोशिका जो है वो पवने हैं, जो कि ध्रुवीय पवन है, जो कि अत्यधिक ठंडी होती हैं। देखिए ध्रुव पे होगी तो बर्फ़ होगा, और वहाँ पे अत्यधिक ठंड ही होगी तो अत्यधिक ठंडी ही पवनें पाई जाएंगी। नया क्वेश्चन है हमारा कि जेट स्ट्रीम की दिशा क्या होती है। जेट स्ट्रीम की दिशा जो है वो क्या होती है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए जेट स्ट्रीम क्या है, एक हवा, जेट स्ट्रीम जो है वो एक हवा ही होती है, एक तरीके की ये हवा होती है। तो इसकी दिशा कौन सी होती है, इसकी दिशा होती है पश्चिम से, इसकी दिशा जो है वो होती है पश्चिम से पूरब में यह चलती है। इसे रोशनी धारा भी कहा जाता है, इन्हें हम रोशनी धारा भी कहता है। जबकि ये टेढ़ी मेढ़ी चलती है, इसे रोशनी धारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्राप और नोआ नदियाँ कहाँ पर बहती हैं। त्राप और नोआ नदियाँ कहाँ पर बहती हैं, हिमाचल में, मेघालय में, अरुणाचल में, या असम में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए त्राप और नोआ नदियाँ इसके नाम से ही समझ में आता होगा कहाँ होंगी, यह अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, अरुणाचल प्रदेश में यह बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है, सिंधु की इसमें से सहायक नदी नहीं है झेलम, चेनाब, रावी या गंगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको पता होगा, इसका सीधा सीधा आंसर आपको पता होगा कौन सा होगा। इसका सीधा सीधा आंसर होता है गंगा। गंगा इसका सही आंसर है। सिंधु की सहायक नदी गंगा नहीं है, गंगा सिंधु की सहायक नदी नहीं है। जबकि इसके अतिरिक्त हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे और भी आएंगी, जैसे कि खुर्रम, गोमत आदि नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदी हो जाती है। मानसरोवर से निकलती है, ये मानसरोवर झील से यह निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। वहाँ पर इसे सिंगी खंबाब भी कहा जाता है, सिंगी खंबाब, वहाँ इसे सिंगी खंबाब कहा जाता है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा, गोबी, कोई नहीं, या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए सहारा जो है वो वर्ल्ड वाइड है, सबसे बड़ा है विश्व में। गोबी जो है वो अपने भारत का नहीं है, वो चाइना का है। जबकि ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसका सही आंसर है, जिसे थार कहा जाता है। थार मरुस्थल भी कहा जाता है, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाबेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है। महाबेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की, श्रीलंका की, भारत की या पाकिस्तान की। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो हो जाती है कर्णाली सबसे लंबी हो जाती है। जबकि हम देखें नेपाल का जो उत्सव है, मुइन उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है, वो कौन सा है हमारा, वो कौन सा हो जाता है, उसका आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि कौन सा वो उत्सव होता है। जबकि आंसर हमारा है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन तैराकी से संबंधित है। एलेक्स हेल्स है, मैक्स वर्स्टैपेन है, माइकल फेल्प्स है या नीरज चोपड़ा है। तो सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर का तरीका ये है कि एलेक्स हेल जो है वो क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं और इंग्लैंड की तरफ से ये खेलते हैं। जबकि मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो कार रेसिंग से संबंधित है, फार्मूला 1। जबकि माइकल फेल्प्स इसका सही आंसर होगा, माइकल फेल्प्स सबका सही आंसर होगा। जबकि नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, ये भाला फेंक से संबंधित हैं, भाला फेंक से संबंधित है, जिसे गोल्ड बॉय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन करता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन करता है। 53, 52, 75 या 61। तो अनुच्छेद जो है हमारा वो 75 जो है वो हमारा पीएम से संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 52 है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित हो जाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जबकि 53 है उसकी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है वो 53 में हैं। जबकि 61 इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 61 के तहत इस पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसकी अनुशंसा पर मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किसकी अनुशंसा पर मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार बनेगा ज़रूर, काफ़ी बार पूछा जा सकता है। कि देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 61वां संविधान संशोधन था और 1988 को ये संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1998 को किया गया। इसमें क्या किया गया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले जब तक आप 21 वर्ष के नहीं होते थे आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे, लेकिन अब 18 वर्ष होने पर आप वोट डाल देते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर होता है BM तारकुंडे, मतलब कि BM तारकुंडे की अनुशंसा पर किया गया था। जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल अधिकारों से संबंधित हो जाती है, जबकि आबिद हुसैन समिति जो है, जबकि
आबिद हुसैन समिति है वो भारी उद्योगों से संबंधित हो जाती है, वो भारी उद्योग से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बनचुबा उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। बनचुबा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। बनचुबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, असम में, केरल में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए अभी अभी केरल में मनाया गया था ओणम जो था वो केरल में मनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा जरूर। जबकि तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है जिसमें जल्लीकट्टू फेमस है, जिसमें जल्लीकट्टू में क्या होता है कि यहाँ पर भैंसों की दौड़ होती है, भैंसों की दौड़ यहाँ पर की जाती है। चेन्नई में यह होता है। जबकि अपना सही आंसर क्या होगा, अपना सही आंसर होता है असम। असम में बनचुबा उत्सव मनाया जाता है। असम में बनचुबा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित हो जाता है। दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या पुणे में। देखिए शतरंज संघ से अभी क्या है, इसका मुख्यालय वो चेन्नई में स्थित होता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित होता है। देखिए अभी क्वेश्चन जो बनेगा इस बार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो आएगा जरूर। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय बन गया चेन्नई में। तो अभी जो हमारे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था 44वां जो था शतरंज ओलंपियाड, वो कहाँ हुआ था, वो भी चेन्नई में हुआ था। कहाँ पर, महाबलीपुरम में यह आयोजित किया गया था। जबकि हम बात करें इसके शुभंकर की, इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था थाम्बी था। जबकि हम बात करें इसमें भारत की रैंक क्या थी, भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक ही थर्ड रैंक पे भारत में रहा था। थर्ड रैंक पे इसमें भारत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास वीडियो टाइम से पहुंच सके, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके, आपको अच्छे से सिलेक्शन ले लें, आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुंच जाएगी, लोगों को फ़ायदा होगा, उन्हें भी ये काम ज़रूर आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।